अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और बहुत ही सही होंगे अपने अपने घरों पे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर हुए थे डिफ्रेंसिएशन पे, दो तीन लेक्चर्स हो गए। द लास्ट लेक्चर वाज ऑन द एब इनिशियो मेथड, राइट। उसमें दो और हमें करने हैं, दो फंक्शंस पे। ठीक है, जस्ट लाइक द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द लॉगरिथम फंक्शन पे। एंड इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन को भी टच करेंगे। व्हाट डू मीन बाय द इंटीग्रेशन, पढ़ते क्यों है, कौन कौन सी चीज़ें हमें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे ना, इंटीग्रेशन इज अ वेरी वास्ट। पूरे मतलब ट्वेल्थ क्लास में अगर आप देखेंगे, मुझे शायद उसमें 30+ लेक्चर्स हो गए इंटीग्रेशन पे अभी ट्वेल्थ क्लास के लिए, एंड स्टिल काउंटिंग। अभी भी 2-5 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, तो मीन्स इट्स अ वेरी बिग लॉन्ग चैप्टर। तो उतना तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो यू जस्ट नीड ए बेसिक थिंग, जो चीज़ें आपको काम आएंगी, जो चीज़ें आपको फिजिक्स में बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप को कोई परेशानी ना हो जाए फिजिक्स में, या कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़े तो आप उसको इजीली इंशाल्लाह करोगे उन क्वेश्चन को। बट बिफोर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का निकालेंगे बाय एब इनिशियो मेथड से। ठीक है, तो अगर मैं लूंगा y इज इक्वल टू ई पावर x, इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू ई पावर x, तो क्या नाम हम बोलेंगे, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या देंगे, गिविंग इंक्रीमेंट्स किस किसको, दोनों वेरिएबल को, x एंड y, giving increments to both variables, to both variables we get increment। आपको पता है जब x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, जैसे जैसे x को चेंज करेंगे सीधी सी बात है y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हम देंगे y प्लस डेल्टा y, x को देंगे x प्लस डेल्टा x। नेम से इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इसमें बस चार ही मेथड, चार ही स्टेप्स होते हैं किसमें, एब इनिशियो मेथड में। तो बात खत्म। फ्रॉम सेकंड वी गेट, देखो पहला स्टेप आपको इंक्रीमेंट देना है, दूसरा सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपको मिलेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस मिलेगा ई पावर एक्स। ठीक है, फिर मोस्टली जो बुक्स है ना वो इसको डायरेक्टली लेते यहीं पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई करता हूं, उसके बाद में इसको देता हूं डेल्टा एक्स डिवाइड, ताकि सिंपलीफिकेशन आपको लोगों को उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। डेट्स वाई मैं उसके बाद देता हूं इसको ना डिवाइड कर रहा हूं डेल्टा एक्स से। कैन आई राइट दिस ई पावर एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स, इन दोनों को बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, बेसिस सेम है ना, जब बेसिस सेम होंगे ई पावर 2 इंटू ई पावर 3 होगा, बेसिस सेम पावर्स होंगे ऐड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज पावर 5। बात समझ आ रही, ये ऐसे नहीं होगा ई रेज पावर 2 3 6 नहीं, जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स होते हैं ऐड। सेम केस, बेसिस सेम पावर्स होंगे ऐड, तो यह है ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वही मेरे पास ऊपर था ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ ई पावर एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स, राइट। और माइनस है अपना ई पावर एक्स, राइट। और कैन आई राइट डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ई पावर एक्स को बाहर ले लो, यू विल गेट ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, इस यहां पे इसके बाद करेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। वी हैव, क्या मिलेगा जरा बताओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, हो गई ये बात। उसके बाद हम लेंगे टेकिंग लिमिट delta x approach to 0, taking limit delta x approach to 0 on both sides, क्या मिलेगा, limit delta x approach to 0 delta y by delta x, यही आएगा ना, इज इक्वल टू, यहां पे भी लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ई पावर एक्स, क्या है फिर ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। And you know limit delta x tends to 0 del y by del x, instant rate of change minus dy by dx. See, यहाँ पे मल्टीपल है e पावर x, मीन्स इसको अलग लिमिट देंगे, इसको अलग लिमिट देंगे, आएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 e पावर x इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 e पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। इज इट? ध्यान से जिगर,
विच इज इक्वल, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स, तो ये आएगा सिर्फ ई पावर एक्स ही, बिकॉज डेल्टा एक्स है ही नहीं। और ये चीज जो है ये किसके बराबर है, याद करो जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज दी थी, एंड द वन फॉर्मूला वाज दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इसका लिमिट होता है बराबर 1। किसके बराबर होता है लिमिट, तभी मैंने कहा था कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको काम आएंगी इसमें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स किसके बराबर होता है 1। यहाँ पे एक्स के बदले है डेल्टा एक्स, तो ई पावर एक्स के बदले डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बदले डेल्टा एक्स, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इसका वैल्यू आएगा 1। तो यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस थिंग, बिकॉज ये लिमिट हमें पता है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को भी ये चीज रहेगा याद कि मे बी इसने रट्टा लगाया होगा, मे बी पता नहीं क्या किया है, ठीक है। तो ये लिमिट आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा बराबर ई पावर एक्स, तो आपको क्या मिलेगा dy by dx is equal to e raised power x, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, भी यही होता है e पावर x ही, ठीक है। तो ये तो हमारा एक केस रहा था, एंड द सेकंड वन इज दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बाय ab initio मेथड, किस फंक्शन को, लॉगरिथम फंक्शन को। इसको देख लो एक बार, देखो दूसरा है हमारे पास y is equal to log x. Name this as equation number 1. Giving increments delta x to x and delta y to y, we get क्या मिलेगा, y को इंक्रीमेंट देना है डेल्टा y और log ऑफ x को देना है x प्लस डेल्टा x. Name this as equation number 2, right? Subtracting first from second, we get delta y cancel, you will end up with delta y is equal to log of x plus delta x minus log of x. इस फंक्शन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला बन गई log m माइनस log of n, log m माइनस log of n, ठीक है। डेट्स किसके बराबर होता है log of m by n, वो होता है log of m by n, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, लाइट गई यार। बोर्ड पे तो इफेक्ट पड़ेगा लाइट से, बट स्टिल चलेगा। तो ये है log of m by n, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फिर डेल्टा y को log of m, m is x plus delta x divided by n, n is x, this is log m minus log n, it's log of m by n, ठीक है। और can I write this delta y is equal to log of, इस x को मैं दूंगा अलग से x और डेल्टा x को मैं दूंगा अलग से x, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा डेल्टा y is equal to what, log of 1 plus delta x by x, ये चीज आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। आप इसको देख लो क्योंकि उस साइड रोशनी में भी पड़ रही होगी इसकी क्या नाम है लाइट की, क्योंकि लाइट चली गई। आप इसको देख लो एक बार, वहां पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, यस। तो आप इसको यहां तक देख लीजिएगा, तो यहां तक हम इसको रब करेंगे, ठीक है। हमें मिला डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस, तो मैं करूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे, डेल्टा एक्स से, वी गेट क्या मिलेगा देखो, तो आपको मिलेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वेरी गुड, लॉग ऑफ क्या मिलेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और डिवाइडेड बाय है जगह डेल्टा एक्स। उन फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखी थी, अगर याद हो तो उसमें एक फॉर्मूला मैंने दी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1, ठीक है। ये इस तरीके से log of this, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, log of 1 plus x divided by x किसके बराबर होता है 1 के बराबर। लेकिन यहां पे दिक्कत है हमें, यहां पे log of 1 plus x तो है डेल्टा x पे x, 1 plus
लेकिन यहां पे भी फिर x होना चाहिए, यहां पे x है, यहां पे भी x ही है, यानी कि log ऑफ 1 प्लस x, x इज डेल्टा x बाय x, x के बदले क्या है डेल्टा x बाय x, इट मीन्स कि यहां पे भी फिर डेल्टा x बाय x होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हो इसको, तो सी हियर, तो मैं इसको लिखूंगा और डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x पे x, और जो डिनोमिनेटर में है डेल्टा x उसको भी मैं लिखूंगा x और मल्टीपल करूंगा x, x कैंसिल, वो वापस वही स्टेप आएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूंगा टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई x इंटू है 1 बाई x, ये है इंटू 1 बाई x, ठीक है। और यहां पे सीधी सी बात है, यहां पे देखो हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखो हमारे पास है, यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x होता है बराबर 1, वो होता है log ऑफ 1 प्लस x, तो x भी कहां जाता है 0 की तरफ। यहां पे देखो अगर डेल्टा x अप्रोच करेगा एज डेल्टा x अप्रोच टू 0, डजंट इट इंप्लाई डेल्टा x बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 को, सीधी सी बात है, और डेल्टा x पे x भी अप्रोच करेगा 0 को। जब डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा x को कुछ भी डिवाइड कर लो तो वो तो भी 0 की तरफ जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा x बाई x अप्रोच टू 0, डेल्टा x के बदले में क्या लिख रहा हूं, तो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा एज, जैसे ही डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो उसका मतलब होगा डेल्टा x पे x भी अप्रोच करेगा किस तरफ 0 की तरफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा डेल्टा x बाई x अप्रोच टू 0, तो हमें क्या मिला फिर, what's delta x approach to 0 del y by del x is the instant rate of change, that is dy by dx is equal to, और ये चीज आपको पता है अब लिमिट डेल्टा x approach to 0, इसको आप कंपेयर करो इसके साथ लिमिट x के बदले डेल्टा x बाई x, यहां पे अगर आप x की जगह रखोगे डेल्टा x बाई x आएगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइड बाई डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1, तो ये जो लिमिट है इसका लिमिट जो है वो है 1 के बराबर इनटू, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा x। अगर आप इसको भी लिमिट दोगे ना अलग से, अगर आप इसको भी दोगे लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, कोई मतलब ही नहीं इसका में, क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा x है ही नहीं तो इसको लिमिट देने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा 1 बाई x, तो इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x, इट इंप्लाइज d बाई dx ऑफ व्हाट्स द y था हमारे पास log x, देयर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई x। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो इन दोनों फंक्शंस को। तो बाकी मैंने दिखाए थे साइन और एक्स रेज पावर एंड tan x, मैंने अब सेक कोसेक जो भी होगा आप उनको कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे, मिसिंग थे, हाँ हमने उसमें एक्चुअली मिसिंग भी थी, टाइम बहुत कम था उधर क्योंकि वो 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हुआ था, तो इंशाल्लाह ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो इतना अगर आप बहुत अच्छे से करोगे ना तो आई एम डेड श्योर डेट आपका फिजिक्स का जो पार्ट है, कैलकुलस वाला पार्ट, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स टू इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंटीग्रेशन है क्या, ये तो सोच रहे होंगे। चलो मैं आपको इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, चूंकि आप फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स वालों को तो समझ इसी से आएगी। अगर मैं लूंगा s इज इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स डिस्प्लेसमेंट लूंगा मैं, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू फाइंड द वेलोसिटी। मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया और मैं बोल रहा हूं इसकी वेलोसिटी निकालो, तो फटाफट उठेंगे सब, सर वेलोसिटी होता है क्या, ds अपॉन dt, यही तो होता है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है। और सर वो आएगा डी बाई डी टी ऑफ एस, तो हमारे पास ऊपर है टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन तो हमने आती है, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, 2 डाउन बेस रिपीट 2 माइनस 1, वो आएगा बराबर 2t। तो सर ये होगी इसकी वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट, आई एम आस्किंग यू फाइंड द वेलोसिटी, so velocity you know ds by dt, it's a change in the
displacement upon change in time, तो you can easily find ds by dt. But whatever this, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास है velocity given है t square plus 1, find the displacement. मेरे पास velocity given है and I'm asking you find displacement. क्या करोगे? अब यहां पे तो पता था डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी निकालेंगे ds by dt, पर यहां पे वेलोसिटी गिवन है, निकालना है डिस्प्लेसमेंट. अब ऐसी चीज के लिए आपको डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगी काम, इन जैसी चीजों के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी इंटीग्रेशन. क्या पढ़नी पड़ेगी? बात समझ आ रही है? इसके लिए आपको चाहिए इंटीग्रेशन. तो आप अगर बोल रहे, कोई पूछेगा क्यों चाहिए भाई, तो आप ये छोटी मोटी एग्जांपल उनको बता सकते हैं. अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन चीज है क्या? ठीक है, ग्राफ से समझाऊंगा मैं. जैसे मैंने डेरिवेटिव्स का किया था, आपको शायद मैंने बोला था कि डेरिवेटिव आपको देता है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ. अच्छा, इंटीग्रेशन क्या देगा? अब इंटीग्रेशन को याद चीज एक रखोगे आप, मेन चीज, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, सुना तो होगा आपने, पर फिर भी मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं. या इसको आप बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव. इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, या बोलेंगे इसको एंटी डेरिवेटिव. अच्छा, क्या होता है ये इंटीग्रेशन? किस काम की आती है? मैं यहां पे एक लाइन खींचूंगा, मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, हाँ x1, यहाँ पे 0 से लेकर x1 तक आप इसका एरिया निकालो. आप लेंगे भाई ये तो डिस्टेंस हो गई, ये तो ट्रायंगल बन गई, एरिया फिर ट्रायंगल तो मुझे पता है. ठीक है, तो आप तो इसको निकाल सकते हो. इंटीग्रेशन आपको देता है एरिया अंडर द कर्व. क्या देता है? अब इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं आपको डीपली नहीं बता सकता हूँ, इनडेफिनिट इंडेफिनिट. ठीक है, कि इनडेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जैसे दिस सिंबल डिनोट्स फॉर इंटीग्रल साइन. ठीक है, ये क्यों आता है मैं वो चीज भी बताऊंगा. ये जो इंटीग्रल है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन. अगर ये खाली बस ऐसे होगा तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि इसके ऊपर नीचे ऊपर कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर इसी सिंबल के ऊपर यहाँ पे a to b, 1 to 3, 0 to 100 कुछ भी हो, कोई भी नंबर यहां पे होगा तो उसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डेफिनिट. और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल. यानी कि वो आपको कोई इनडेफिनिट एरिया या इनडेफिनिट वैल्यू नहीं देता है. डेफिनिट इंटीग्रल आपको एक डेफिनिट एरिया या डेफिनिट वैल्यू आपको देता है. ठीक है, एक्चुअली जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये हमें एक्चुअली देता क्या है? ये होता है एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व्स. ये हमें देता है फैमिली ऑफ कर्व्स. क्या देता है? और डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है मोस्टली यूज होता है किसमें? टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. तो मैं यहाँ पे वही चीज डिस्कस कर रहा हूं, तो बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा आपको. सही. तो कोई पूछेगा ना, आपको मैंने इसीलिए आपको ये ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूं, कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन जो है इट मींस द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन. तो वो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और बोल रहा हूँ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एरिया आप निकालो तो इट बिकम्स ए ट्रायंगल. तो यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. बट द प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हो रही है. अच्छा, अगर मैं आपको दूंगा इस तरीके से आप ग्राफ x वर्सेस y ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से ली मैंने, मैं बोलूंगा भाई इसका ग्राफ निकालो, इसका एरिया निकालो. यहाँ पे कोई पॉइंट x0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट x7 है. ठीक है, आप इसका क्या निकालोगे? ग्राफ. अब ये जो शेप है, ऐसी कोई शेप ही नहीं हमारे पास. ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं है ना. न ट्रेपेजियम है, उसके ऊपर यहाँ पे होती है स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये कर्व है. अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया आ रहा है? अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस पे, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं. मैं छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, ध्यान से देखना इस चीज को. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका दूंगा ये स्ट्रिप. मान लो इसकी जो है विड्थ है dx. ठीक है, ये स्ट्रिप ली मैंने.
ये वाली स्ट्रिप, ठीक है, इसकी है dx और मान लो इसकी जो लेंथ है डेट्स y1। आपको दिख रहा है कि यार यहाँ भाई ये तो है रेक्टेंगल जैसा, एंड वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर इसका एरिया आएगा, एरिया फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, या मैं इसको नाम रखूंगा फर्स्ट स्ट्रिप। सर ये रेक्टेंगल तो है, तो y1 इंटू डी एक्स। गुड। अब पूरे का निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लेंगे एक और स्ट्रिप, ठीक है। dx सेम रहेगा, जो आपको विड्थ यहां पे लेनी है वही विड्थ यहां पे भी रखनी है, याद रखिए विड्थ हमेशा सेम लेनी पड़ेगी। सर ये है इसकी लेंथ y2, तो एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप क्या रहेगी, सेकंड, सर वो भी तो दिख रहा है को क्या, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है हमें, तो वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ डेट्स y2 इंटू डी एक्स। इसी तरीके से आपको लेना पड़ेगा थर्ड स्ट्रिप dx, और उसकी मान लो लेंथ है y3, तो एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप क्या आएगी, थर्ड स्ट्रिप क्या बोलोगे आप, y3 इंटू डी एक्स। ओके, सिमिलरली आप चलते जाओगे और बहुत सारी स्ट्रिप्स अगर आप लोगे, फिर आप इसका एरिया निकालना था, तो आप बोलेंगे सर रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा समेशन, ठीक है, यहां पे मैं नाम रख दूंगा इसको y, ठीक है, y1 y2 y3 y4 मैं लिखूंगा yi इंटू है dx सबको yi dx, where i goes from 1 to n। सर यहाँ पे मैंने n स्ट्रिप्स ले ली, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन, चार, क्योंकि x n तक है तो n स्ट्रिप्स। तो इसको इंटीग्रेशन से क्या मतलब है, ये तो सोच रहे हो ना, तो इसको इंटीग्रेशन से मतलब क्या है भाई, एरिया तो मुझे मिल गया ना, बट एरिया नहीं मिला। अब बोलेंगे क्यों, इस पहली स्ट्रिप को देखो आप, ये रेक्टेंगल था क्या, क्या ये वाकई रेक्टेंगल था, देखो इस स्ट्रिप को आप देखो, गौर से देखो, मैं यहां पे फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये जो पहली स्ट्रिप थी उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने यहां पे एक स्ट्रिप ली थी ये, और मैंने बोला था इट बिकम, आपने क्या लिया था, इसको रेक्टेंगल जैसा बनता है, लेकिन ये रेक्टेंगल बस यहां तक बनता है, सिर्फ यहां तक ये रेक्टेंगल बनता है, ये वाला पार्ट इसका छूट रहा है क्योंकि वो यू बन रहा है, वो तो यू बना, यहाँ पे तो करो था, जो आपने लिया ना रेक्टेंगल बस यहां तक है, बट ये वाला पार्ट जो है ये छूट रहा है इसमें, ये जो पार्ट है ये यहां पे भी, इस स्ट्रिप में भी छूट रहा है। देखो यहां पे एक और मैं लूंगा ग्राफ, और इसी तरीके से मैं अगर लूंगा, जब आप लोगे, ओके मैंने दूसरी स्ट्रिप सब तो ली थी, लेकिन यहां तक रेक्टेंगल बना, ये जो छोटा पार्ट है बच रहा है, लेकिन मैंने तो इसको पूरा लिया था, लेकिन जब हम देख रहे हैं यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं थी पहली स्ट्रिप में, स्ट्रेट लाइन बस यहां तक, दिस पार्ट इज अ रेक्टेंगल, ये एरिया छूट रहा है, दिस पार्ट जो है ये लेफ्ट आउट हो रहा है, तो फिर वो लेफ्ट पार्ट जो है आपका, जो इसमें पूरा एरिया नहीं दे रहा है आपको समेशन करने के बाद भी, तब आपको इस समेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कर्व में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। फिर लिखोगे y dx, where x goes from, यहां पे मैंने रखा था x0 to xn, तो यहां से ये चीज आती है, ठीक है। या अगर आप इस तरीके से मैं दूंगा, मेरे पास होगा कोई, यहाँ पे बोलेगा 1 से 4 तक आपको एरिया निकालना, आपको डायरेक्टली इंटीग्रल लेना पड़ेगा 1 से लेकर 4 तक, बात खत्म, इंटीग्रेशन कर लो y dx। बात समझ आ रही है, तो ये इंटीग्रल साइन अब यहां से आ गया, क्योंकि समेशन हमने किया था, इनको स्ट्रिप्स में छोटी छोटी टुकड़ियों में हमने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था, लेकिन तो भी पूरा एरिया नहीं दे रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट यहां पे बच रहा था, कुछ ना कुछ पार्ट यहां पे बच रहा है, कुछ ना कुछ यहां पे, हर स्ट्रिप में यहां पे देखो, यहां पे ये बड़ा पार्ट रहेगा, तो हर एक स्ट्रिप में थोड़ा 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 रहेगा, लेकिन वो अब हमने तो समेशन लिया था, समेशन करने के बाद भी एरिया बच रहा है हमारे पास, एक जगह ऐसी रही है जिसका एरिया हमने काउंट ही नहीं किया है, अब वो देगा कौन, तो वो आपको ये समेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सिंबल में, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, ठीक है। तो फिर इस पे ऊपर लिमिट्स लगा लो 1 से लेकर n तक, या x0 से लेकर xn तक, जहां आपकी मर्जी है, तो ये आपको देता है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो इंटीग्रेशन है ये आपको देती है क्या, अब जैसे वो देता है स्लोप, ये क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द
या ये इस तरीके से बोलोगे, डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन देता है हमें स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, तो ये देता है हमें एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। इस तरीके से याद रखो, वो देता है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ और इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो ये हो गया हमारा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन किस पे, इंटीग्रेशन पे। अब चलेंगे और आगे कि डेफिनिट और इंडेफिनिट। मैंने पहले भी बोला, अगर इस इंटीग्रल पे कुछ लिमिट होगा 1 से लेकर 3 तक, a से लेकर b तक, ठीक है, और यहां पे कुछ भी फंक्शन हो f ऑफ x dx, कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x dx या g ऑफ x dx, तो इसको हम बोलेंगे डेफिनिट। ये एक डेफिनिट वैल्यू देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये चीज याद रखिए। अच्छा, इनडेफिनिट और डेफिनिट में ये चीज भी फर्क है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप करोगे आपको एक प्लस ही लगाना पड़ता है, एक प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि डेफिनिट वैल्यू देता ही नहीं है। क्योंकि डेफिनिट वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू x, मैं बोलूंगा इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप करोगे x इंटू dx, ठीक है। मैं अभी इस चीज समझा दूंगा आपको क्यों हम फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस सी क्यों नहीं लगाते हैं। याद रखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगाते हैं हम, और इनडेफिनेट में आपको जरूरी लगाना पड़ेगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट आपका समझ आया होगा। जिसके ऊपर भी लिमिट होगा ना तो वो इनडेफिनेट, और जिसके ऊपर लिमिट वगैरह नहीं होगा वो होगा इंडेफिनेट। द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम इंटीग्रेशन इज x रेज पावर n dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। नो सी, यहां पे इंडेफिनिट लिया मैंने तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। ये जो है ये फॉर्मूला अपने दिलो दिमाग जान जो चीज है आपके अंदर उसमें ये फिक्स कर लो आप। खासकर यहां और यहां फिक्स करोगे इस चीज को कि एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इससे हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखिए, डिफरेंशिएशन हम जो है ना मोस्टली हर फंक्शन का तो कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं मोस्टली, बट लेट कुछ फंक्शंस को छोड़ के। और सेम केस विद इंटीग्रेशन से पर्टिकुलर फंक्शन का होता है, ठीक है। सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं होता। चलो वो तो आपको डिस्कस करना नहीं है ना, वो आपकी फिजिक्स में वो चीजें पूछी जाएगी। तो पहला जो है फॉर्मूला व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, और इंडेफिनिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। एक्स रेज पावर जो पावर है पावर प्लस 1 डिवाइड बाय पावर प्लस 1। अगर मैं इस तरीके से दूंगा आपको एग्जांपल, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 100, मैं बड़ा ही दूंगा तो आप लिखेंगे दैट्स x रेज पावर जो पावर होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय वो ही जो पावर होगा प्लस 1, दैट इज प्लस आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट x रेज पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 प्लस। बात खत्म। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, आप लिखेंगे x रेज पावर जो पावर है उसको करो प्लस 1 डिवाइडेड बाय करो प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लिखना भूलना मत, मार्क्स कट जाएंगे। x रेज पावर 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x देन, आप क्या करेंगे x रेज पावर इसके ऊपर तो 1 है, x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, x रेज पावर 2 by 2 प्लस c। बात समझ आ रही है। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 2 dx, x रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, x रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। इस फार्मूला के साथ इसको आप करोगे n के बदले 2 है, x रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, हर एक चीज को करोगे। अच्छा, अगर इस तरीके से होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब dx, अब ये जो कांस्टेंट है इसको आप करेंगे, छेड़ना नहीं है, इंटीग्रल से बाहर आएगा। कांस्टेंट अगर मल्टीपल होगा तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रल से बाहर रहेगा। अंदर क्या रहेगा x क्यूब dx। अब बाकी चीज तो मुझे पता है 3, मुझे तो पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n होता है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज 3 x रेज पावर 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करनी है जब भी आप x रेज पावर कुछ भी होगा, बट कुछ भी नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट 1
दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तब ये केस फेल होता है, क्योंकि अगर आप n को दोगे -1 प्लस 1 इज 0 एंड वी कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, बनेगा अनडिफाइंड। तो n कुछ भी होगा, अगर आपको इस तरीके से होगा, एक और एग्जांपल दिखा दूं ताकि आप समझ जाए। एक्स रेज पावर आपको इंटीग्रेशन करनी है रूट एक्स डी एक्स की, आप करेंगे रूट एक्स होता है एक्स रेज पावर 1/2 dx, अब बन गया एक्स रेज पावर n, -1 तो है नहीं, -1 अगर होगा तब ये फेल होता है। एक्स रेज पावर क्या होता है, पावर +1 डिवाइडेड बाई पावर +1 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, एक्स रेज पावर 2 1 2 2 + 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। अब इसको उल्टा होगा, ये बनेगा 2/3 एक्स रेज पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, इस तरीके से होगा। ओके सर ये तो हो गया, व्हाट डू यू, हम कैसे करेंगे 1/√x dx को, सर घबराते क्यों हो, रूट एक्स को लिखो वापस एक्स रेज पावर 1/2 dx, और क्यों घबरा रहे हो, उसको ऊपर लेके जाओ ना, इसको बना एक्स रेज पावर -1/2 dx, -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो वही फॉर्मूला, एक्स रेज पावर जो पावर है -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c लगाना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, एक्स रेज पावर ये आएगा 2 - 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1 2 -1/2 प्लस c, ठीक है। एक्स रेज पावर दो में से एक निकाला तो 1/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस इज -1/2, हाँ, डिवाइडेड बाई आएगा 1/2 प्लस c, वो आएगा 2 √x, 1 ऊपर जाएगा 2 रेज पावर x, वो एक्स रेज पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, एक्सेप्ट x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, वो चीज भी बोलूंगा। लेकिन जब इंडेफिनिट होगा तो c आप लगाओगे, और अगर डेफिनिट होगा 1 से लेकर 2 तक x dx, तब क्या करोगे, x इसका पावर क्या है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और यहां पे फिर लगाओगे इसके ऊपर लिमिट 1 से लेकर 2 तक, एक्स रेज पावर 1 + 1 इज 2/2 1 से लेकर 2 तक, हाँ ये जो 2 है 1/2 इसको बाहर निकालो, क्योंकि x को देंगे लिमिट 1 से लेकर 2 तक 1/2। अब लिमिट कैसे देते हैं, पहले देंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। पहले देते हैं हम अपर लिमिट, क्या देते हैं, x को दे दो 2, तो 2 लेकिन उसके ऊपर है स्क्वायर 2 स्क्वायर, अपर लिमिट, लिमिट देने का तरीका माइनस देते हैं लोअर लिमिट, माइनस x को दे दो 1 स्क्वायर, वो आएगा 1/2, 2 2 = 4 -1 4 - 1 is 3, वो आएगा 3/2, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आप सिर्फ x dx की कर लेते तो आएगा एक्स रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस c, वो आएगा एक्स रेज पावर 2/2 प्लस c। ये जो c है ये आपको इनडेफिनिट वैल्यू देता है, यानी कि ये आपको देता है वो वैल्यूज कि c को 1 दे दो एक ग्राफ बनेगा, c को 2 दे दो दूसरा ग्राफ बनेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये बनाता है इनडेफिनिट ए फैमिली ऑफ कर्व्स। इनडेफिनिट जो इंटीग्रल है ये हमें देता है क्या, ये देता है हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, यानी कि एक डेफिनिट वैल्यू नहीं देता है। यहाँ पे c को 1 दे दो बनेगा x² 2 + 1, c को 2 दे दो तो x² 2/2, ठीक है। तो ये एक जब जब आप c को वैल्यू दोगे करो उतना उतना चेंज होता जाएगा भाई, और यानी कि डेफिनिट वैल्यू नहीं देता है, और डेफिनिट इंटीग्रल आपको डेफिनिट वैल्यू देता है। डेफिनिट इंटीग्रल पे एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप समझे कि कैसे लिमिट देने होते हैं इस पे, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं दूंगा, अगर यहाँ पे होगा x रेज पावर 0 to 1 x रेज पावर 100, चलो कर लो, शाबाश, x रेज पावर +1 डिवाइडेड बाई पावर +1। याद रखें डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं होता है। क्या फिर लिमिट कैसे दोगे, लिमिट इसके ऊपर दोगे 0 से लेकर 1 तक, वो आएगा x रेज पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। देखो 101 कांस्टेंट है, इसको कुछ मतलब ही नहीं है अंदर रखने का, बाहर निकालो, अंदर रहेगा x रेज पावर 101 और 0 से लेकर 1 तक, वो आएगा 1/101। अब अपर लिमिट x को दे दो 1 तो आएगा 1 रेज पावर 101 माइनस 0 रेज पावर 101,
तो आएगा 1/101. 1 रेज पावर 101 इज 1 माइनस 0 रेज पावर एनीथिंग इज 0, तो वो आएगा 1/101. 1/101 इसका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिमिट देने होते हैं किसमें, इंटीग्रेशन में, कि किस तरीके से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देते हैं. चलो एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं. अगर आपको करना पड़ेगा 2 से लेकर 3 तक, यहाँ पे होगा x रेज पावर 5x रेज पावर 5 dx. चलो क्या करोगे, 5 को लेंगे बाहर, 2 to 5 लेंगे, x रेज पावर 5 dx. इज इट 5 लेंगे आप बाहर ही. ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट तो हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, x रेज पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1, और लिमिट है 2 से लेकर 5 तक. वो आएगा 5, यह आएगा x रेज पावर 5 + 1 is 6 डिवाइडेड बाई 6, लिमिट है 2 से लेकर 5 तक. ये 6 बाहर निकालो, ऊपर 5 है, 6 डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, x रेज पावर 6, 2 रेज पावर 5, 2 to 5. ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देना है, तो आएगा 5/6, तो बाहर ही है, तो दे दो. x को देना है 5, तो आएगा 5 रेज पावर 6, माइनस x को देना है 2, 2 रेज पावर 6. इसको सिंपलीफाई करो तो वो आएगा आपका आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स करने पड़ेंगे. 1 से लेकर -1 से लेकर 2 तक भी हो सकता है कभी. ठीक है, यहां पे होगा x³ dx. तो क्या करोगे, या 100x³ होगा, 100 को लोगे बाहर. अब x³ की इंटीग्रेशन, x जो पावर होगा ना, अब यहां से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो पावर होगा उसका एक +1 कर दो, वही आती है इंटीग्रेशन. यहां पे क्या है, 100 तो बाहर आ गया, x के ऊपर क्या है, पावर 3, एक बढ़ा दो, 3 + 1 is 4, वही डिवाइड 4 कर लो, जो पावर में आएगा वही डिवाइड कर लो. ठीक है, x³ या x रेज पावर 100 dx, क्या है ये इंटीग्रेशन, x रेज पावर जो पावर है उसको एक ऐड करो, 100 + 1 is 101, वही डिवाइड करो 101. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 2000 dx, यहां पे मैं लिखूंगा 2000 इंटू दिस, 2000 बाहर आएगा, x रेज पावर 2000 को एक ऐड कर लो, 2001, वही डिवाइड कर लो 2001, प्लस c. अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो प्लस c आएगा इसके साथ. ठीक है, तो जो पावर होगा +1, तो वही डिवाइड कर लोगे. ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है इंटीग्रेशन हो जाती है x रेज पावर n की इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो यहां पहुंचे थे हम, और यहां पे आएगा चूंकि डेफिनिट है प्लस c नहीं आएगा, तो आएगा 100/4, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 2 तक. ठीक है, तो यह आएगा x रेज पावर 4 -1 से लेकर 2 तक, वो आएगा 100/4 is 25. फिर x को देना है वैल्यू 2 रेज पावर 4. ध्यान से 2 रेज पावर माइनस, याद रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस फॉर्मूला का माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट अब x को देना है -1, x को देना है -1, उसके ऊपर है 4, इस तरीके से. ठीक है, आएगा 25, 2 रेज पावर 4 16, माइनस 1 रेज पावर 4 इज -1 रेज पावर 4 इज 1 रेज पावर 4, -1 into -1 into -1 into -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो ये क्वांटिटी बनेगी प्लस, और बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, वो आएगा 25 into 50, मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द आंसर. बात समझ आ रही है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अच्छा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to -1, ठीक है, यहां पे होगा x² dx. क्या करोगे, तो आपको पता है x की इंटीग्रेशन आएगी, x रेज पावर जो पावर है उसको +1 करो, 2 + 1 is 3, वही 3 डिवाइड कर लो, और -2 to 1, और डेफिनेट इंटीग्रल है प्लस c आएगा ही नहीं. अब 1/3 को बाहर ले लो, तो यहां पे बचेगा x³ -2 to 1. ठीक है, वो आएगा 1/3. शाबाश, अपर लिमिट -2 to -1 लिया मैंने. अब x को देना पहले -1, तो आएगा -1 रेज पावर 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस फॉर्मूला का याद रखें, माइनस लोअर लिमिट. अब x को देना है -2, और उसके ऊपर है रेज पावर 3, वो आएगा 1/3. -1 रेज पावर 3 is -1, because -1 रेज पावर 3 is -1 into -1 into -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 into 1 is 1, तो -1. फिर ये माइनस बाहर है, -2 रेज पावर 3 is -2 into -2 into -2,
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 2 8, ये बनेगा -8 इस तरीके से, ठीक है। तो आएगा 1/3, आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 8, 8 में से 1 निकालो तो 7/3 इज द आंसर। इस तरीके से आप x रेज पावर n जो है आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को x रेज पावर n की डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू कैसे आप x रेज पावर n को करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अगर x होगा -1, अगर x होगा तो आएगा x रेज पावर -1 dx, बट x रेज पावर -1 तो ये फार्मूला फेल होती है। इस x रेज पावर -1 को मैं लिख सकता हूं ना 1/x dx, लेकिन अब इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगी, तो सोचना नहीं है, याद कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आज इसको रैप अप करूंगा मैं यहीं पे। हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ log x, याद चेक, डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके बराबर होता है, 1/x। मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे इंटेग्रल d/dx ऑफ log x, dx और इंटेग्रल के साथ dx आता है 1/x dx, क्योंकि dx मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। dx का मतलब ये होता है, ये हमें क्या बताता है, dx क्या हमें पता कि विथ व्हाट वेरिएबल वी आर इंटीग्रेटिंग, हम किस वेरिएबल के को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन x है तो x की x dx का मतलब होगा इंटीग्रेशन करनी है x को। तो मैंने क्या लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रल लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हो गया dx, और किस फंक्शन को d/dx log x, यहाँ पे भी लिया इंटीग्रल ऑफ 1/x dx विद रिस्पेक्ट टू x, dx आएगा। एंड आई हैव सेड earlier that integration is a reverse process of differentiation, ये दोनों कैंसिल होंगे, because we are integrating with respect to dx and we are differentiating with respect to dx. When we are integrating with respect to x and we are differentiating with respect to x, since integration is the reverse process of differentiation, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ log of x इज इक्वल टू मिलेगा 1/x dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जो मुझे यहाँ पे चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आपको डिफरेंशिएशन से ही मिला log x, log, अब यहां पे मैं x नहीं लूंगा, मैं लूंगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, अगर इंडेफिनिट होगा तो c लगा। अब why mod x, बिकॉज अगर आप लगाएंगे ना सिर्फ log ऑफ x, तो यहां पे अगर कभी आप नेगेटिव आएगा log ऑफ -2, माइनस पे तो डिफाइन ही नहीं log, तो इसीलिए यहां पे लेना पड़ेगा mod ऑफ x सिर्फ पॉजिटिव के लिए, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा 1/x dx इज log x, लेकिन यहां पे आपको साथ लेना पड़ेगा mod, क्योंकि log साथ है ना, तो log ऑफ -2 कभी आएगा, कभी अगर log ऑफ -2, तो आप log ऑफ -2 तो रखोगे नहीं, बिकॉज डिफाइन ही नहीं है, तो इसके लिए इसलिए log ऑफ mod 2 लेना पड़ेगा, log ऑफ -mod 2 log 2, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज कर सकते हो। तो यहां से आपका अगर x रेज पावर -1 होगा तो उसको आप लिखेंगे 1/x, x रेज पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/x, देखो अगर x को ऊपर लेंगे वापस आएगा x रेज पावर -1। अब इसकी इंटीग्रेशन कहां से आती है, यहां से, डिफरेंशिएशन से, इसीलिए कहते हैं ना डिफरेंशिएशन इज द, सॉरी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम तो कहां जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, कहां क्या होता है 1/x, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड से, विद रेस्पेक्ट टू x लिखना जरूरी है, तभी इंटीग्रल और dx आएगा, ठीक है। और फिक्स फंक्शन का d/dx log x, दोनों साइड से कर रहे हैं तो इसको भी आएगा इंटीग्रल dx, और फंक्शन कौन सी है 1/x। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल हो जाएगा dx के साथ, यहाँ पे सिर्फ बचेगा log x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx इज log ऑफ mod x, क्योंकि log साथ है इसलिए mod x प्लस c। तो बस यहाँ पे n अगर -1 होगा वो बनेगा 1/x, एंड यू नो नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log ऑफ mod x। कोई बोलेगा व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2, अब यहाँ पे x का पावर कितना है 1, आपको बस देखना है x का पावर क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी फिर 1 होना चाहिए, एक तो x का पावर 1 होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी होना। कोई बोलेगा इसकी इंटीग्रेशन करो, बोलोगे सीधे 1/x, काश 1/x होता, मान लो ना भाई इसको x,
तो आएगा log of mod of x is x plus 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कोई बोलेगा व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 100। कांस्टेंट कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे देखना x का पावर 1 है ना, बात खत्म। इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, बस ये आएगा log of mod of x माइनस 100। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल यही होगी, ठीक है। x का पावर 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए, फिर कुछ भी हो इसका कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस तरीके से नहीं 1 अपॉन कोई देगा 2x प्लस 100, तो आप लिखोगे इट्स log of mod of 2x प्लस 100, तब ये गलत है, क्योंकि x का यहाँ पे कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो जाके आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे पावर भी 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, पावर भी 1 है, फिर प्लस माइनस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं log of mod of x प्लस 100 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हमारी ये एक फर्स्ट फार्मूला थी। इंशाल्लाह लेट हो गया अभी आज थोड़ा लेक्चर देने में, तो इंशाल्लाह आप इस फार्मूला के जो है इस बेसिस पे बहुत सारी क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद भी घर पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ढेरों फार्मूलाज के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा।